हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडी हो जाइए, हम 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो कि आपका एडुटेरिया के द्वारा 72वें बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है। उसका हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर आज का देखिए FLT आपका 02 होने वाला। ध्यान रखिएगा, आपका रीस्टार्ट टेस्ट आपको कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, देखिए आपका ये पार्ट 1, अब पार्ट 2 के थ्रू आपका ये कंप्लीट कराया जाएगा। आज हम लोग पार्ट 1 करेंगे, 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न हम लोग कंप्लीट करेंगे। पार्ट 2 हम लोग देखेंगे कल। अगर क्लास आप लोग को अच्छा लगेगा भैया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। बताइए, देखिए पहला नंबर प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। देखिए, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। देखिए, बायोलॉजी का खोज नहीं बोल रहा, वैज्ञानिकों का सर्वप्रथम प्रयोग निम्नलिखित में से किन वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया था। तो आपका लेमार्क और ट्रेविनेस के द्वारा पर किया गया था। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। देखिए, बायोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम आधुनिक अर्थ में प्रयोग वर्ष 1802 में फ्रांसीसी प्रकृतिवादी जैन वेस्टिक्स लेमार्क और जर्मनी के प्रतिवादी क्या गॉटफ्रीड यानी रेनहॉल्ड ट्रेविनस द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो कथन 1 में आपको रोग दिया हुआ, सूची 2 में आपका दिया हुआ है प्रभावित अंग। तो मलेरिया से आपका कौन सा प्रभावित अंग होता है, मलेरिया रोग से आपका कौन सा प्रभावित अंग होता है। तो इनसे आपका होता है, देखिए कौन सा हो जाएगा, तो तिली एवं आरबीसी हो जाएगा। याद रखिए, 2 में हो जाएगा। देखिए, पायरिया रोग से आपका प्रभावित अंग आपका कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा मसूड़ा। याद रखिएगा। देखिए, पेचिश से आपका कौन सा प्रभावित अंग होगा, तो पेचिश से आपका हो जाएगा आंत। याद रखिएगा। कालाजार में आपका हो जाएगा अस्थि मज्जा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर जो है। इसको थोड़ा सा वीडियो आप लोग पॉज कीजिए और थोड़ा सा इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का सदस्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्का संघ का सदस्य है। तो आपको मोलस्का संघ का कौन सा जीव आपका सदस्य है, तो इसमें हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। लेकिन बताइए इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, बताइए। देखिए, इसका थोड़ा सा हम लोग ऑप्शन से सुन लेते। देखिए, घेंगा, ऑक्टोपस और समुद्री नींबू डेरिस तीनों जीव वैज्ञानिक रूप से मोलस्का संघ की अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा, तीनों आपका जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर, 4 की ओर, सॉरी। देखिए, अनावृत्ति जीवी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में, अनावृत्ति जीवी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना कि कौन सा कथन सही है। देखिए, कथन 1 में आपका है, वैसे बीजीय पादप हैं जिनके बीजों के ऊपर कोई खोल अथवा आवरण पाया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। 2 में जो वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा सिकोया क्या सेम्पर विरियंस सभी के अंतर्गत आता है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किसका, अनावृत्ति बीजी के संबंधित कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा, कथन 2 आपका बिल्कुल राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। ये भैया ध्यान रखिएगा, ये आप लोग को साइंस का ये टेस्ट आपका कराया जा रहा है। ये आपका FLT वाइज हो रहा था, तो इसीलिए आपका सिर्फ साइंस का टेस्ट होने वाला है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए, केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्रोमेटिन धागों का रासायनिक संगठन क्या है। तो देखिए, केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग क्रोमेटिन धागों का रासायनिक संगठन क्या है, संगठन आपका रासायनिक संगठन आपका क्या है। तो आपको DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन हो जाएगा। इसका सही उत्तर का DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, केंद्र का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग, देखिए क्रोमेटिन धागे हैं, जो रासायनिक दृष्टि से एक न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, अर्थात ये न्यूक्लिक अम्ल DNA और हिस्टोन नामक क्षारीय प्रोटीन के मिश्रण से बने होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। देखिए, कथन अभिकथन 1 है, कारण आ रहा है। अभिकथन 1 में आपका क्या बोल रहा है कि ए भी रुधिर समूह में लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं। क्या अभिकथन 1 आपका सही है, तो अभिकथन 1 आपका जो है बिल्कुल सही है। कारण आर में रुधिर समूह AB लाल रुधिर कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए अन्य किसी रुधिर समूह के साथ समूहन नहीं होता है, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। ध्यान में रखिए, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका ए सही है लेकिन आर आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा भैया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर, रिक्वेस्ट कर रहे भैया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आप 5 सेकंड का टाइम दे देते हैं भैया, प्लीज़ अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू सो मच भैया।
ये क्योंकि हम इतना बोलते हैं कि बहुत मेहनत करना पड़ता है, 1 घंटा का डेली 3 वीडियो 4 वीडियो बनाना पड़ता है। अगर एक सब्सक्राइब मांगते तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा आपको हमको क्या होता है, मोटिवेट मिलता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? भूमिगत तने हैं और उदाहरण है, कौन सा आपका सही सुमेलित है बताइएगा। देखिए आपका एक तो कंद और प्याज आपको बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, अनकंद और आलू बिल्कुल सही सुमेलित है, परकंद और अदरक ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। बताइए यदि किसी जीवित कोशिका को उसकी अपेक्षा अधिक सांद्र विलय में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा परिमाण होगा? बताइए निम्नलिखित में से आपका कौन सा परिमाण होगा? तो ये आपका कौन सा परिमाण हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, कोशिका से जल बाहर निकलेगा और वह सिकुड़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पौधे की कोशिका के भाग में संपन्न होती है, कोशिका के भाग में संपन्न होती है, तो कोई ग्रेना में आपका संपन्न होती है, याद रखिएगा। देखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया पौधों की कोशिका में स्थित हरित लवक के ग्रेना भाग में होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की। बताइए उपस्थिति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपस्थित से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। कथन 1 में है इसका प्रकार एक संयोजी उत्तक है, जो कि बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका निर्माण हाइड्रोसाइटस एवं कोलेजन तंतुओं से होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। इसमें से रक्त वाहिका एवं तंत्रिका उपस्थिति होती है, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 2 आपको बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। बताइए यदि किसी व्यक्ति के रक्त में ग्लूकोज का स्तर सामान्य कम हो जाए तो अग्राशय की कौन सी कोशिका सक्रिय होकर ऐसे हार्मोन का स्राव करेगी जो कि यकृत में संचित ग्लाइकोजन से विघटन द्वारा रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने में सहायता होता है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका हार्ड था, थोड़ा सा बड़ा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोन हो जाएगा, क्यों अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोन, याद रहेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग सोल्यूशन जानते हैं, थोड़ा सा आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए अल्फा कोशिकाएं ग्लूकोन नामक हार्मोन का स्राव करती है। यह 29 अमीनो अम्ल की छोटी छोटी प्रोटीन से बना होता है। यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा समान में रखने का कार्य करता है। यह प्रोटीन एवं वसा से ग्लूकोज का संश्लेषण को प्रेरित करता है। यकृत में संचित ग्लाइकोजन में ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो ग्लाइकोजोनोलाइसिस कहलाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। सूची 1 में आपका विटामिन दिया हुआ है, सूची 2 में आपका रासायनिक नाम दिया हुआ है। क्या करना है? सही आप लोग को मिलान करना है। सही क्या करना है? मिलान करना है। देखिए विटामिन ए आपका हो जाएगा रेटिनॉल, विटामिन ए हो जाएगा आपका रेटिनॉल। विटामिन B12 आपका किस में हो जाएगा? तो देखिए थायमिन हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? थायमिन। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका साइनोकोबालामिन, याद रखिए, ये आपका 4 में हो जाएगा। साइनोकोबालामिन हो जाएगा। देखिए विटामिन के आपका किस में हो जाएगा? तब विटामिन के आपका हो जाएगा, देखिए फिलोक्विनोन, याद रखिएगा। विटामिन ई आपका किस में हो जाएगा? विटामिन ई आपका बच गया तो टोकोफेरॉल में हो जाएगा, याद रखिए। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर, याद कर लीजिए, थोड़ा सा बहुत ही ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। मतलब निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेस के माध्यम से उद्घाटित सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ये आपका कौन प्रतिपादित किया? तो चार्ल्स डार्विन आपका प्रतिपादित किए हैं। देखिए ब्रिटिश पत्तीकी विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीच 1859 ईस्वी में उद्घाटित का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति एवं कोशिकीय सरल जीव से हुई है, अर्थात वर्तमान में सभी विश्व के सभी जीव प्रजातियां मूलतः एक दूसरे से संबंधित हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइकोराइजा के संबंध में सबसे उपयुक्त रूप से किसकी प्रकृति और जैविक संबंध को स्पष्ट करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइकोराइजा के संबंध में सबसे उपयुक्त रूप से इसकी प्रकृति और जैविक संबंध को स्पष्ट करता है? ये आपका कौन स्पष्ट करता है? तो आपका स्पष्ट करते ध्यान में रखिए,
यह कवक एक उच्चतर पादपों के जोड़ों के बीच सहजीवी संबंध है जिसमें दोनों को परस्पर लाभ प्राप्त होता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका साइंस का ये आपका टेस्ट हो रहा भी है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये FLT2 है। DNA के एक देखिए द्विदंडित संरचना है में यदि DNA श्रृंखला पर एडेनिन की उपस्थिति पाई जाती है तो पूरक श्रृंखला पर उसके सामने कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक तथा उसके कितने हाइड्रोजन बंध अपेक्षित होंगे। तो DNA की एक यहाँ फिर से पढ़ते हैं। तो DNA की एक देखिए द्विदंडित संरचना यदि एक DNA श्रृंखला पर एडेनिन की उपस्थिति पाई जाती है तो पूरक श्रृंखला पर उसके सामने कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक तथा कितने हाइड्रोजन बंध अपेक्षित होंगे। तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। आपका देखिए थाइमिन आपका T जो है सो 2 हाइड्रोजन बंद होंगे, याद रखिएगा। कितना होगा? 2 हाइड्रोजन बंद होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए DNA में उपस्थित क्षार 4 प्रकार के होते हैं। क्षार आपका 4 प्रकार के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 की बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। अगर हमसे कहीं अगर दिक्कत हो रहा है पढ़ने में, क्योंकि साइंस का क्वेश्चन है, का वर्ड ऐसा लिखा हुआ आ जाता है कि दिमाग खराब होना स्पष्ट रूप से वाकिफ है। तो अगर आप लोग को अच्छा लगेगा भी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ फिर भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए अगर गलती देखिए हर किसी से होता भी है, हम भी एक इंसान है, हमसे भी गलती हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। पढ़ने में हर किसी से गलती हो सकता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। तो यांत्रिक तरंग का आपका ध्वनि तरंग जो आपका है इसका उदाहरण है। किसका उदाहरण है? तो ध्वनि तरंग का आपका यांत्रिक तरंग का उदाहरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रश्न नंबर 17 पर क्या बोला? चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र के मापन की इकाई क्या है? तो मापक इकाई आपका टेस्ला है। क्या है आपका? टेस्ला, याद रखिएगा। देखिए टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण की SI इकाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो जब कोई स्थिर ट्रेन अचानक चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री शरीर के पीछे की ओर झुकता हुआ प्रतीत होता है। इसका क्या प्रमुख कारण है? बताइए इसका क्या प्रमुख कारण। तो देखिए स्थिर व्यवस्था का जड़त्व इसका कारण है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब किसी वस्तु व प्रक्रिया गुण के जिसके कारण वह अपनी वर्तमान अवस्था यानी कि विराम या गति में होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है, तो स्थिर अवस्था का जड़त्व जब ट्रेन स्थिर होती है तो उसमें बैठा यात्री भी स्थिर विराम अवस्था में होता है। जब ट्रेन अचानक चलना शुरू करती है तो यात्री के शरीर का भाग फर्श के संपर्क में होता है और वह गति करने में आ जाता है, ध्यान रखिएगा। परंतु शरीर का ऊपरी भाग स्थिर अवस्था के जड़त्व के कारण अपनी स्थिर अवस्था को बनाए रखना चाहता है। इसी कारण यात्री पीछे की ओर झुकता हुआ झटका लगता है, पीछे झटका लगता है और वह पीछे की ओर झुक जाता है, ध्यान रखिए। पूरा सोल्यूशन इसका हम करवा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। प्रश्न नंबर 18 की ओर। यदि पृथ्वी और सूर्य के माध्यम की औसत दूरी वर्तमान की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य का लगाए जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना रह जाएगा। बताइए कितना गुरुत्वाकर्षण बल आपका रह जाएगा। तो ये आपका 1/4 हो जाएगा। कितना? 1/4 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 की ओर। बताइए केशिकत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? तो इसमें देखिए आपको कोई भी सही नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी सत्य नहीं है। 21 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए क्या बोला? समतल दर्पण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए आपका प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समतल दर्पण के संबंध में कथन एक बोल रहा कौन सा सही नहीं है, लेकिन आपका सही देखेंगे तो आपका एक तो ऑप्शन ए सही है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतना ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने होती है, ये भी कथन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। देखिए डी में आपका प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है, बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। 3 का देखिए इसका जो गलत है इसका हम सही सोल्यूशन नहीं लिख पाए, थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 की ओर। देखिए कारण आर अभिकथन 1 है, कारण आर। देखिए अभिकथन 1 में आपका क्या बोल रहा है? बंधु धातु युक्त कार जिसकी खिड़कियां एवं दरवाजे बंद हो तो बैठने व्यक्ति सामान्य
आकाशीय बिजली के आधात सुरक्षित रहते हैं, जो कि अभिकथन एक आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में है, देखिए धातु युक्त बंद कार अंदर से खाली अचानक की तरह देखिए धातु युक्त बंद कार अंदर से खाली चालक की तरह व्यवहार करती है, जिसके कारण वह विद्युत आवेश कार की बाहरी सतह से होकर प्रभावित हो जाता है और इसके भीतर प्रवेश नहीं करता। बताइए इसका ये कथन आर भी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए ए और आर आपका दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की ओर। बताइए अभिकथन एक में है कारण आ रहा है। अभिकथन एक में आपका क्या है, देखिए ध्यान रखिएगा। देखिए मोटे तार का विद्युत प्रतिरोध समान पदार्थ एवं समान लंबाई वाले पतले तार की अपेक्षा अधिक होती है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए कारण आर में चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 24 के। बताइए एंटोनी लिवोजियर का संबंध इनमें से किससे नहीं है। बताइए एंटोनी लिवोजियर का संबंध इनमें से किससे नहीं है, किसे इसका संबंध नहीं है। तो देखिए आपका दहन एवं ऑक्सीजन सिद्धांत से इनका आपका संबंधित है। देखिए इसका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नामकरण में इनका आपका संबंधित है। रासायनिक नामकरण प्रणाली से इसका संबंधित है। गणित अनुपात का नियम, इससे जो है एंटोनी लिवोजियर का संबंध नहीं है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। बताइए एक पतली हुई सावधानी पूर्वक पानी की सतह पर रखने पर वह डूबने के बजाय वह सतह पर तैरती है। यदि पानी में थोड़ा सा साबुन मिला दिया जाए तो सुई का इस प्रकार तैरना कठिन हो जाता है। इस घटना के सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है। इस घटना का सबसे उपयुक्त व्याख्या क्या है, तो देखिए सबसे उपयुक्त व्याख्या आपका है साबुन पानी का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, जिसके कारण पानी की सतह पर सुई को पहले की तरह सहारा नहीं दे पाती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की ओर। दिन और रात में पृथ्वी के पास वायुमंडल में तापमान के वितरण में अंतर पाया जाता है। इसी कारण एक ही समान सायरन ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में पृथ्वी की सतह पर अधिक दूर तक सुनाई देती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस घटना को सही व्याख्या करता है। कौन सा घटना आपका सही व्याख्या करता है, तो ये आपका करता ध्यान में रखिएगा। देखिए दिन में तापमान वृद्धि के कारण ध्वनि तरंगें पृथ्वी की सतह से दूर आपतित होती है, जबकि रात में तापमान विकिरण के कारण ध्वनि तरंगें पृथ्वी की ओर आपतित होती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन एक में वोल्टमीटर का उपयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर मापने में किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। दो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ध्यान रखिए। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये भी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका केवल एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। बताइए पानी जैसे यौगिक में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान के अनुपात हमेशा 1:8 होता है, चाहे पानी का स्रोत कुछ भी हो। यह कथन निम्नलिखित में से किस नियम से संबंधित है। यह कथन आपका किस नियम से आपका संबंधित है, तो इसका देखिए स्थिर अनुपात का नियम से आपका जो है सो संबंधित है। स्थिर अनुपात के नियम से आपका संबंधित है, ध्यान रखिए। बहुत हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। ये आपका साइंस का क्वेश्चन है, ये सेट ही आपका साइंस का होने वाला है। देखिए दो कृत्रिम उपग्रहों को पृथ्वी को एक ही वृत्ताकार अपेक्षा में स्थापित किया गया है। यदि दोनों उपग्रहों का द्रव्यमान अलग अलग हो तो उनका कक्षीय वेग और परिक्रमण काल के संबंध में कौन सा कथन सही है। दोनों उपग्रहों की कक्षीय वेग परिक्रमण काल समान होगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा भैया, तब देखने में थोड़ा सा मज़ा आएगा। वीडियो को 1.15x पे देखिएगा, थोड़ा सा हम कहीं का बीच में रुक जाते हैं तो आपका मैनेज हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 30 के। 1886 में गोल्डस्टीन ने गैस डिस्चार्ज में नई किरणों की मौजूदगी का पता लगाया और उन्हें कैनाल किरणें का नाम दिया। ये किरणें किस प्रकार की होती है। तो धनावेशित कण की आपको होती है, ध्यान रखिए। धनावेशित कण की आपका
कितने के प्रकार होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। बताइए समान रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के एक प्रयोग के दौरान किसी तत्व का एक उदासीन परमाणु के दो संयोजक इलेक्ट्रॉन खो देता है और यह धनावेशित आयन बनाता है। इस संदर्भ में धनावेशित आयन में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है। प्रोटॉन की संख्या है तो इसकी परमाणु संख्या के बराबर, लेकिन आयन में उपस्थिति इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 32 को। बताइए प्रश्न नंबर 32, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तीव्र अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और बड़ी मात्रा में ऊष्मा यानी कि गर्मी उत्पन्न करता है। यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है? तो ये आपका संयोजन अभिक्रिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। बताइए दी गई अभिक्रिया, चलिए इसका आंसर भी आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। इसको थोड़ा सा आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 1 और 2। 34 नंबर प्रश्न थे, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। बताइए अम्ल डैश के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करता है। किसके साथ में? तो आपको धातु के साथ अभिक्रिया करके जो है आपका हाइड्रोजन गैस का उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर। चलिए थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा भैया, थोड़ा सा ध्यान रखिए। देखिए निम्नलिखित पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? निम्नलिखित पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिए, थोड़ा सा ये हल्का दिख रहा है भैया, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले नींबू का रस हो जाएगा, फिर कॉफ़ी हो जाएगा, फिर रक्त हो जाएगा, फिर आपका मिल्क ऑफ मेरेसिया हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पहले नींबू का रस हो जाएगा, फिर कॉफ़ी हो जाएगा, फिर रक्त हो जाएगा, तो मिल्क ऑफ मैग्नेशिया हो जाएगा, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देखिए, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में आपका क्लोरो क्षार उत्पादक दिया हुआ है, सूची 2 में आपका औद्योगिक उपयोग दिया हुआ है। चलिए इसको मिलान करिए, बहुत मज़ा आने वाला है। देखिए क्लोरीन गैस का औद्योगिक उपयोग क्या हो जाएगा? तो इनका उपयोग आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, पीवीसी, कीटाणुनाशक, याद रखिएगा। देखिए बी में आपका हाइड्रोजन गैस आपका किस में हो जाता है? हाइड्रोजन गैस आपका हो जाएगा, देखिए मर्करी ईंधन और उर्वरकों के लिए अमोनिया, याद रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपका हो जाएगा धातुओं की गिरिख हटने की प्रक्रिया, कागज निर्माण, साबुन, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इसको मिलान कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर। बताइए क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में किया जाता है? क्लोरीन गैस का उपयोग निम्नलिखित में से किसका निर्माण में किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो ये आपको ब्लीचिंग पाउडर में इसका उपयोग किया जाता है। किसमें उपयोग किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में। देखिए ब्लीचिंग पाउडर को रासायनिक रूप से कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaCl2O या CaOCl2 कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 38 की ओर। बताइए एक घोल के अंडे के पिसे हुए छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक ऐसी गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस घोल में शामिल होता है, तो इस घोल में आपका HCl शामिल होता है। क्या होता है? तो HCl शामिल होता है। देखिए अंडे के छिलके मुख्य रूप से कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaCO3 से बने होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। बताइए सोडा अम्ल अग्निशामक यंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोडा अम्ल, देखिए अग्निशामक यंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में है, छोड़िए 1 तो आपका गलत है भैया। देखिए यह हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और तनु अम्ल के बीच होने वाली प्रक्रिया पर काम करता है, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी 2 आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेट हम करवाने से पहले हम एक बार खुद पढ़ लेते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए और अगर क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा भैया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब, प्लीज़ आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पानी के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है कि कौन सा कथन सही है। देखिए कथन 1 में आपका है सभी धातु ऑक्साइड पानी में घुलकर क्षारीय विलयन बनाते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा। सोडियम ऑक्साइड पानी में घुलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं, देखिए सोडियम ऑक्साइड पानी में घुलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
पोटेशियम ऑक्साइड पानी में घुलकर क्षार बनाता है। ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो आपका 2 और 3 आपका सही है। देखिए 41वां प्रश्न बताइए, फोटोकॉपी मशीन के ड्रम पर किसकी कोटिंग होती है। बताइए फोटोकॉपी मशीन के ड्रम पर किसकी कोटिंग होती है, किसकी कोटिंग होती है, तो सेलेनियम का आपका कोटिंग होती है। किसका आपका, ठीक है, सेलेनियम का आपका कोटिंग होती है। 42वां प्रश्न बताइए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प को चुनें। सही विकल्प को चुनें। देखिए एक में इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी, ये आपको कोई काट देगा भी, तो बचो इसके बारे में जानता है कि आपका इलेक्ट्रॉन की खोज आपका जे थॉमसन ने की थी, क्योंकि जब 9th 10th में आपको ये सब पढ़ने के लिए मिल जाता है। देखिए रेडियोधर्मिता की खोज बैकवेरल की थी, जो कि बिल्कुल आपका ये भी सही हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज आपका चैडविक ने की थी, ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नंबर क्या, आइंस्टीन के ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का प्रस्ताव रखा था, जो कि बिल्कुल आपका ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा कथन सही है, तो 1 2 3 कथन आपका सही है, बिल्कुल ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 43 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असही विकल्प को चुनें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असही विकल्प को चुनें। कौन सा कथन आपका सही है। देखिए ऊष्मा उच्च तापमान वाली वस्तुओं से निम्न तापमान वाली वस्तुओं की ओर प्रभावित होती है, बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, परम शून्य तापमान 0 केल्विन के बराबर होता है, ये भी आपका सही है। चालन के लिए भौतिक माध्यम आवश्यक होता है, बिल्कुल आपका सही है। 3 आपका बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 44 के। अभी देखिए हमको एग्जाम देने के लिए भी निकलना होगा भैया, इसीलिए थोड़ा सा हम जल्दी में कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। देखिए सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या देखिए संतुलित बल का सही मिलान आप लोग कीजिए। संतुलित बल का आपका सही मिलान हो जाएगा आपका त्वरण 0 है, याद रखिएगा। देखिए असंतुलित बल आपका हो जाएगा त्वरण 0 नहीं है। संपर्क बल का आपका, देखिए संपर्क बल का आपका घर्षण बल हो जाएगा, ध्यान रखिए। असंपर्क बल का आपका गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है ये, क्योंकि सेट में आपका लिखा हुआ है VVI क्वेश्चन, तो हम बोल दिए हैं। 45वां प्रश्न पे आते हैं। देखिए 45वां प्रश्न आपका क्या, सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है। चलिए बताइए, जी बढ़ता है जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर बढ़ते हैं। जी घटता है आपको जैसे जैसे हम पृथ्वी सतह के अधिक ऊंचाई पर जाते हैं। देखिए जी स्थिर रहता है, यानी कि जी मतलब ये गुरुत्वाकर्षण, ध्यान रखिए चीज़। देखिए गुरुत्वाकर्षण स्थिर रहता है अनंत और 0 के बराबर, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 46 के ऊपर। रेलवे पटरियाँ के नीचे स्लीपर क्यों लगाए जाते हैं। बताइए रेलवे पटरियाँ के नीचे स्लीपर क्यों लगाए जाते हैं। स्लीपर आपका क्यों लगाए जाते हैं, तो ये आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। दबाव कम करने के लिए लगाए जाते हैं। किसके लिए, तो दबाव कम करने के लिए लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 47 की ओर। तो उपकरण है और आउटपुट ऊर्जा है। बताइएगा, लिखिए, बोलिए उपयुक्त में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। कौन सा आपका सही ढंग से मेल नहीं खाता है। क्या पंखा, क्या आउटपुट आपका विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा, तो ये आपका जो है बिल्कुल सही ढंग से आपका मेल नहीं खाते हैं। देखिए पंखा अपने मोटर की चलने के लिए विद्युत ऊर्जा को इनपुट के रूप में लेता है, लेकिन इसका मुख्य आउटपुट गतिज या यांत्रिक ऊर्जा होता है, याद रखिएगा। विद्युत या आंतरिक ऊर्जा होता है, याद रखिएगा। देखिए ऊपर जाती हुई लिफ्ट स्थितिज ऊर्जा, बिल्कुल सही है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल सही है। कार यांत्रिक ऊर्जा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर नहीं होगा। देखिए आर्किमिडीज के सिद्धांत अनुप्रयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। मतलब कौन सा कथन आपका सही है। लैक्टोमीटर का उपयोग दूध की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगर ये कोई आंसर आपका कोई गलत बोल देगा तो उसको हम 500 रुपये का इनाम देंगे, बिल्कुल आपका सही है। देखिए हाइड्रोमीटर का उपयोग द्रव्यों का घनत्व ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ये भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। दोनों कथन आपका राइट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला 49वां प्रश्न देखिएगा। देखिए सूची 1 में आपका अम्ल दिया और सूची 2 में आपका स्रोत दिया होता है। लैक्टिक अम्ल का आपका स्रोत क्या हो जाएगा, तो इसे थोड़ा सा एकदम फास्ट में करेंगे। लैक्टिक अम्ल का आपका स्रोत क्या हो जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल का स्रोत आपका हो जाएगा दही, खट्टा या दूध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए एसिटिक अम्ल का आपका सही उपयोग हो जाएगा आपका सिरका, याद रखिए। साइट्रिक अम्ल का आपका सही उपयोग हो जाएगा आपका नींबू या संतरा। अब मेथनोइक अम्ल का हो जाएगा चींटी का डंक, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। 50वां प्रश्न बताइएगा। देखिए कथन 1 है, अभिकथन 1 है, कारण आर है। अभिकथन 1 में आपका क्या बोल रहा है। देखिए भारी मशीनों में
भारी मशीनों में जहां तेल का उपयोग नहीं किया जा सकता है वहां ग्रेफाइट का उपयोग करके स्नेहक के रूप में किया जाता है। क्या विकथन एक आपका सही है? तो बिल्कुल आपका सही है, कारण आर में ग्रेफाइट का परतदार संरचना होती है जिसमें से परतों बीच कमजोर आकर्षक बल होते हैं जिसके परत एक दूसरे के ऊपर आसानी से फिसल सकती है। बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिए इसका एक और दो दोनों सही है और आधे की सही व्याख्या कर रहा है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 51 की ओर। बताइए चांदी का आभूषण लंबे समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहने पर क्यों हो जाते हैं, काले क्यों हो जाते हैं? बताइए चांदी के आभूषण लंबे समय तक वायुमंडल के संपर्क में रहने पर काले क्यों हो जाते हैं? क्योंकि काले इसलिए हो जाते हैं चांदी में वायु उपस्थिति हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S की परत बनाती है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 52 की। देखिए मौसम के गुब्बारे भरने के लिए हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम को क्यों प्राथमिकता दी जाती है जबकि हाइड्रोजन हल्की होती है? इसका राइट आंसर आपको सबको पता होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। देखिए हाइड्रोजन अत्यधिक ज्वलनशील होती है और हवा के साथ विस्फोट मिश्रण बना सकती है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 53 की ओर। मतलब लिपिड जल में घुलनशील नहीं होते हैं। लिपिड जल में घुलनशील नहीं होते हैं तो वे जल विद्युत जिन्हें हाइड्रोफोबिक होते हैं। ध्यान रखा हाइड्रोफोबिक होते हैं वे जल जिसमें वे जल विमुख हाइड्रोफोबिक होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। मतलब सूची 1 सूची 2 है। सूची 1 में क्या बोल रहे हैं? मधु की, चलिए मिलान करना है भैया, मतलब तोड़ना। चलिए मिलान की तोड़ना का किस में हो जाएगा? तो तोड़ना का आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। देखिए केटाबोलिज्म हो जाएगा। निर्माण करना में हो जाएगा आपका, निर्माण करना में आपका हो जाएगा, याद रखिएगा आपका एनाबोलिज्म। एटीपी में आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए सी का हो जाएगा आपका एटीपी में हो जाएगा एनर्जी करेंसी। डीएनए में आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए डीएनए आपका किस में हो जाएगा? तो डीएनए आपका हो जाएगा सूचना का भंडार। प्रोटीन एवं स्टार्च का हो जाएगा आपका, ध्यान में रखिए मैक्रो ये में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 55 की ओर। आम प्रक्रियाओं में इस्तेमाल होने वाले केमिकल का मिलान करें और कूट के माध्यम से सही उत्तर को चुनें। उपयोग है और रसायन है, इसको सही ढंग से आप लोग को मिलान करना है। देखिए फल जल्दी पकाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वह कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आपका, देखिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। कृत्रिम बारिश कराने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कृत्रिम बारिश कराने के लिए आपका सिल्फर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका सोडियम बोजोइट का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ये पानी की शुद्धता के लिए आपको कौन सा उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम परमंगनेट का आपका किया जाता है। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 56 की ओर। अभिकथन एक है कारण आर। अभिकथन एक में सभी वायरस में लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। जो अभिकथन एक आपका बिल्कुल गलत है। केवल कुछ वायरस जैसे हर्पीज, लिपोवायरस होते हैं, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ए सही, ए गलत है लेकिन आर सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। बताइए ग्रेसिलेरिया क्या है? ग्रेसिलेरिया शैवाल से प्राप्त अगर एल्जीनिक अम्ल और जेली रासायनिक रूप से क्या होते हैं? जेलिक रासायनिक रूप से आपका क्या होता है? तो फाइकोकोलाइडस होते हैं। क्या होता है? देखिए वो फाइकोकोलाइडस होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 58 की ओर। अंत स्रावी ग्रंथ और स्रावित होने वाला हार्मोन तो बताइए कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें बोल रहा है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा आपका सही सुमिलित है? कौन सा सही सुमिलित? देखिए एडेनोहाइपोफिलिस ये आपका प्रोलैक्टिन, ये बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। न्यूरोहाइपोफिलिसिस या ऑक्सीटोसिन ये आपका बिल्कुल सही सुमिलित है। देखिए आपका है पीनियल ग्रंथि के मेलाटोनिन, क्या आपका ये सही सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम
रेस्टोरेंट बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। 4 और 5 आपका सही सुमिलित नहीं है। 4 और 5 यानी कि इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 1, 2, 3 और 6 आपका सही सुमिलित है। 59 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। सभी खीरे के कुकुबिटासिन पाया जाता है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही सुमिलित नहीं, इसमें बोला कौन सा सही नहीं है। बाकी आपका मूंगफली के बीजों का स्वाद कड़वा होने के कारण क्या अफ्लाटॉक्सिन की उपस्थिति है, जो कि बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। बी सही नहीं है, बाकी आपका सी और डी आपका सही है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कवक के बारे में सही नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही आपका कवक के बारे में सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपका ब्रेड और अन्य पदार्थों पर उगने वाले फफूंदी कवक नहीं होती है, याद रखिए ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। बाकी कवक मुख्य रूप से अपघटक होते हैं, बिल्कुल सही है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है, बिल्कुल सही है। देखिए मशरूम में कवक यानी मूंगी फलनशील शरीर होते हैं, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। इसमें बोला तो कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही नहीं है। 61 नंबर प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार है। निम्नलिखित में से कौन छाया की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हैं, तो प्रकाश का रुजरे क्या है, रिजु रेखीय प्रसार, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या करता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की व्याख्या करता है, तो कौन कौन करता है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम करता है, याद रखिएगा। और आपका एसिड संगठन का नियम भी करता है, और आपका बहुअनुपात का नियम भी करता है, याद रखिए। 3 आपका नहीं करता है। इसका राइट आंसर आपका 1, 2 और 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है प्रश्न नंबर 63 की। बताइए फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल पकड़ने के बाद अपने हाथ को पीछे की ओर खींचता है, यह गोलकीपर को किस प्रकार का सक्षम बनाता है। पता है गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है, किस प्रकार का सक्षम बनाता है, बताइए। आप लोग तो फुटबॉल जरूर खेले होंगे, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा संवेग परिवर्तन दर को कम करने में, ध्यान रखिएगा। संवेग परिवर्तन के दर कम करने में, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जब गोलकीपर तेज़ी से आती हुई गेंद को पकड़ता है तो गेंद के मेंटोटर्म यानी कि संवेग को शून्य करना पड़ता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 64 की ओर। चलिए इसको आप लोग को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा भैया। इसका आंसर हम बताते हैं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की ओर। देखिए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने में मेल खाते हैं, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा भैया। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से क्या वाष्प मीथेन रिफॉर्मिंग तकनीकी का उपयोग से प्राप्त करते हैं, किसे आपका प्राप्त करते हैं, तो ग्रे हाइड्रोजन से करते हैं। किसमें, ग्रे हाइड्रोजन से, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले मेलामाइन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से फर्श टाइल्स बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला मेलामाइन एक उदाहरण है। तो मेलामाइन एक उदाहरण है, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आपका एक उदाहरण है। किसका, आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का आपका एक उदाहरण है। 69 नंबर प्रश्न बताइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए भैया शुद्ध जल में नमक के घोल का जल का क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक घट जाता है, बिल्कुल आपका सही है, कोई काट ही नहीं सकता है। जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, बिल्कुल आपका सही है। दोनों कथन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए कुछ धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया कर नमक और पानी बनाते हैं, इनमें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है तो Al2O3 और ZnO हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, Al2O3 और ZnO। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 71 की ओर। तो उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है, यह बिल्कुल सही है, 2 आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 1 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 72 की ओर। मतलब कहानियाँ विशिष्ट रूप से पाई जाती है, कलियाँ विशिष्ट रूप से पाई जाती हैं, तो क्या दोनों पत्तियों के आधार पर शाखाओं के सिरों पर कलियाँ 2 प्रमुख स्थानों में पाई जाती है, याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की। आहार नाल
का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? पित्त प्राप्त करता है तो छोटी आंत में पित्त प्राप्त करता है, याद रखिए किसमें, छोटी आंत में करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तथा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। कौन सा आपका सही सुमेलित है? तो आपको देखिए आइसोमिया और खाने का विकार बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। और आपका देखिए डिस्पेनिया सांस की तकलीफ बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका 2 और 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 4 आपका गलत है। 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की ओर। देखिए मिलान करने वाला, चलिए मिलान करते हैं। सूची 1 में कपड़ा दिया हुआ, सूची 2 में उत्पत्ति दिया हुआ है। लिनन की उत्पत्ति होती है, तो नीलन की उत्पत्ति आपका जो सो सन का पौधा से होता है, सन का पौधा से होता है। मतलब देखिए जटा कोयर का उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका उत्पत्ति होता है नारियल का पौधा से होती है। ध्यान रखिए, देखिए मोहायर की उत्पत्ति किससे होती है? तो आपका अंगोरा बकरी से होती है। डाउन का आपका बतख और गिर के पंख से होता है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पार्ट 1 हो गया आपका खत्म। भैया ध्यान रखिए साइंस का क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हुआ है क्वेश्चन कराने में। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।